ओके, सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक आधा क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद फिर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई आर Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस कंपाउंड्स और Fe2 प्लस टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन ऑफ देयर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पूछ रहा है कि अगर Mn2 प्लस का ऑक्सीडेशन करें या Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन करें तो Mn2 प्लस का ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, वेरस Fe+2 का ऑक्सीडेशन बहुत आराम से हो जाता है। नाउ इसका दूसरा मतलब ये है कि Mn2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Fe2 प्लस, और इन रिवर्स केस हम लोग बोल सकते हैं कि Mn3 प्लस बहुत कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू Fe3 प्लस। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे। सो Mn हमारे पास है, ये क्या करेगा, ये बन जाएगा Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। लेट मैं इसको पहले हाफ में डिवाइड करता हूँ, उसके बाद फिर एक साइड पे Mn लिखते हैं, एक साइड पे Fe लिखते हैं। सो Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड ऑन अदर साइड Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हमसे पूछा गया है कि Mn+2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। Mn+2 क्या है, ये मोर स्टेबल है देन Fe+2। ये सिंपल सा रीज़न है जो कि हमें बताना है, या फिर इसको दूसरे में बोल सकते हैं कि Mn+3 इतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn+2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो Mn2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो मतलब उसका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है उतना ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। Fe+2 और Fe+3 में क्या है, Fe+2 इतना स्टेबल नहीं है तो मतलब क्या है, Fe3+ की स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। सो ये दो तीन चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। पहली चीज़ जो मुझे पूछी गई है कि Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Fe+2, ये एक तो क्वेश्चन है। इसके साथ में ये भी पूछा गया है कि Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Mn+3। Mn+2 अगर ज़्यादा स्टेबल है Mn+3 में तो ये Mn+2 Mn3+ में कन्वर्ट नहीं होगा। जिस साइड पे भी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसी साइड पे चली जाएगी। Fe+2 का हम लोग बोल सकते हैं कि Fe+2 इज लेस स्टेबल देन Fe+3, और दूसरा है कि Fe+2 इज ऑब्वियसली लेस स्टेबल देन Mn+2। दोनों ही चीज़ें हैं। सो ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें बोला है कि हमें बताना है, इसका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है। सो कोई मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम लोग बताएंगे। अंजलि तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत नॉइस है पीछे। कुछ नहीं पता चला कि अंजलि ने क्या बोला। अगर पॉसिबल हो तो अंजलि नीचे मैसेज कर दो। हम्म, सोनू तुम बताओगे कि कैसे बताएंगे हम लोग। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो है उसके आधार पे फेरस जो है यानी Fe+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि दे रहा है, सॉरी मतलब हाँ दे रहा है। आगे बोलो। सर और फेरस का जो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपको +6 तक शो करता है, जबकि मैग्नीज का +7 +2 3 4 5 6 7 तक करता है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये हमें बताना है कि Fe2+ ज़्यादा
Fe2 प्लस कम स्टेबल है देन Mn प्लस 2। हमें Fe और Mn के बीच में ये बताना है, तो कैसे बताएंगे? सर ज़्यादा आइडिया नहीं। ओके, तो इसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम देख के बताएंगे कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है और कौन किस में कन्वर्ट हो सकता है। सो Mn प्लस 2 3d5 4s2 होता है। Mn प्लस 2 में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d5 एंड Mn प्लस 3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 3d4। सो इसमें से और इसमें से हमें दिख रहा है कि ये मोर स्टेबल है। ठीक है, D5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल एंड वोंट रिलीज एनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर 3d5 बहुत स्टेबल है, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है और ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D5 कभी भी D4 में कन्वर्ट होना प्रेफर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू, क्या हो गया यार, गायब हो गया सारा लिखा हुआ। फिर से लिख देता हूँ, Mn प्लस 2 है और यहाँ पे Mn प्लस 3 है और यहाँ पे Fe प्लस 2 है और यहाँ पे Fe प्लस 3। सो Mn प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn3 प्लस में। तो यहाँ पे जब हम लोग करके देख रहे हैं तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D5 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 है। तो हमें पता है D5 कॉन्फ़िगरेशन is more stable due to half filled configuration। अरेंजमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो D5 क्या है? हाफ filled configuration है, तो ऑब्वियसली स्टेबल होगी। D4 on the other hand is less stable, so converting D5 to D4, D5 को D4 में कन्वर्ट करना is very difficult। ठीक है, क्लियरली हमें बता रहा है कि D5 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, एंड D4 क्या है? लेस स्टेबल। और अगर हम लोग अब इसकी बात करें आयरन की, सो Fe में 26 होता है, आयरन 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगी। Fe प्लस 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और s से पहले जाएंगे, तो आर्गन 3d6 4s9। सो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D6 और Fe प्लस 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या आएगी? D5। ठीक है, अब दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली D5 इज मोर स्टेबल। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि D5 is more stable than D6 configuration and Fe plus 2 will instantly convert into Fe plus 3 to gain stability। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए Fe plus 2 एकदम से Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन और D5 कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ही ज़्यादा
स्टेबल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसको तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है और कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे तुम्हें बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। याद रखना कि क्रोमियम 3 प्लस में ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि T2G3 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जो हमें आगे आके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग यूज़ करेंगे और उससे हम लोग बताएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। जब तक वो चैप्टर पे हम लोग नहीं पहुँचे तब तक तुम्हें यही याद रखना है कि क्रोमियम 3 प्लस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो तुम्हें बेसिकली याद रखना है, क्रोमियम 3 प्लस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। क्रोमियम 3 प्लस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है, क्योंकि इसका जो T2G3 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके अलावा तुम्हें और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं मिलेगा। जहाँ भी देखोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना। ऑक्सीडेशन स्टेट में देख के तुम्हें पता चल जाएगा कौन D5 है, कौन D10 है, तो कौन D9 है, कौन D4 है, कौन किस में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट आयरन कोबाल्ट निकल के अलॉयज को या उन मेटल्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ये दो टाइप की होती है मेजरली। एक होता है डायमैग्नेटिज्म और एक होता है पैरामैग्नेटिज्म। ये सब तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। अब डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स that are weakly repelled by the magnetic field। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं। ठीक है, और इनके पास जनरली क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका जो हमारे काम का जो है वो ये है कि डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, कि वो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे फॉर एग्जांपल दो मैग्नेट्स हमने यहाँ पे लगाई हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। इसके ऊपर एक तुमने यहाँ पे सब्सटेंस को एक ट्यूब लिया और उसके अंदर तुमने अपना कंपाउंड को सस्पेंड कर दिया। जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से होते हैं? ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आने पे वो मैग्नेट बन जाते हैं। चलो ठीक है, कंसिडर करते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं लिया, हम लोगों ने एक नॉर्मल सब्सटेंस लिया, ट्यूब में डाला और उसको हम लोग धीरे से नीचे नीचे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे ही ये जो सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ये क्या होगा, यहाँ से आगे या पीछे मूव कर जाएगा, मतलब रिपेल हो जाएगा। तो उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। दूसरा है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड रखने पे उससे अट्रैक्ट हो जाए उनको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है? दे हैव वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है।
इनको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तुम्हें पहले ही पता होगा क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी करी थी तो बताया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं? क्योंकि उसको हम लोग जब मॉलिक्यूलर और वाइटल बनाते हैं तब हमें दिखता है कि हर दोनों पाई में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात कर चुके हैं, तो मैंने एक बार बता दिया क्या होता है। अब इसमें जो डायमैग्नेटिक तो हमें पता करना है कि अब कौन से कंपाउंड डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा फेरो फेरी एंटी फेरो कंपाउंड्स भी होते हैं जहाँ पे डोमेन की तरह इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं। तो एक कुछ रीजन होते हैं जो अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उन्हें फेरो एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिज्म बोला जाता है। वो अभी इस चैप्टर में नहीं है, वो हमारे सॉलिड चैप्टर में, तो उसको वहाँ पे करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी हमें पता करना है कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कौन से हैं, जो मेटल आयंस हैं वो उनका क्या कैरेक्टर है, और अगर है तो उनकी डायपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म होता है कि कौन सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पे। तो पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन डायपोल मोमेंट, और जिसको हम लोग म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, सो पैरामैग्नेटिज्म को अगर हम लोग क्वांटिफाई करेंगे कि कितना अमाउंट है, दो का सब्सटेंस लगाए मैंने, एक एक दोनों सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो मतलब दोनों पैरामैग्नेटिक है। अब कौन ज़्यादा हो रहा है और कौन कम हो रहा है ये हम लोग बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका पैरामैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा होता है। सो पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा और उतना ही ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, हम लोग सीधा बोलेंगे कि किसका ज़्यादा पैरामैग्नेटिक, किसकी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट है। जिसकी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगी वही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। सो पैरामैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन डिनोट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कितने हैं। ठीक है, सो म्यू का एक सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। अब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन सब एलिमेंट्स का अगर हम लोग निकालें, आयंस का निकालें, तो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, तो ये है थ्री डी नॉट। थ्री डी नॉट जब स्कैंडियम 3+ की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है थ्री डी नॉट। थ्री डी नॉट मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दो हैं हमारे पास। एक अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू से कैलकुलेट की गई है और एक डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके बताई गई है। तो एन की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली क्या आएगी? 0 ही आएगी, तो ये 0 है। ऑब्जर्व भी इतनी ही होती है। अब 3D1 की बात करें तो उसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 इंटू वन प्लस टू विच इज़ 3, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी 1.73। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू काफ़ी हद तक सेम ही आती है, 1.75, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काम चलाने लायक है। 3D2 की बात करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2 एंड इट बिकम्स 2.84। कितनी वैल्यू आ रही है? 2.73। वेनेडियम 2+ पे 3D3 होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3.87, 3.86। क्रोमियम के जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4.90 आ रहा है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। Mn+2 का 5 है, 5.92। 6 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3D6 है तो 4 ही होंगे, तो 4.90। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आती है,
इसमें 3 है, इसका 4 पॉइंट से 5.2 आता है, रेंज में आती है वैल्यू। निकल 2 प्लस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2.84, काफ़ी हद तक ठीक है। और कॉपर प्लस 2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1.73 हो गया, ठीक है। तो ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेड क्या है, काफ़ी हद तक सेम है। फिर नीचे कुछ एलिमेंट्स के लिए ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इसके लिए भी काफ़ी है और इनके लिए रेंज आती है, तो कभी की इनकी कम आती है, कभी थोड़ी सी ज़्यादा आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सारे, कॉपर को अगर मैं कंसिडर करूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये इनकी ना थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है, ये फेरो मैग्नेटिज्म या फेरी मैग्नेटिज्म भी शो करते हैं। तो इनमें होता क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स एक रीजन बना लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से के साथ अलाइन हो जाते हैं। और यही आयरन, कोबाल्ट, निकल, यही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको परमानेंट मैग्नेट में हम लोग बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही वैल्यू आती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोमेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मुझे जो बताना है कि इधर क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक टॉपिक मुझे यहाँ पे जो एक्सप्लेन नहीं किया गया वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, जो अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2 है, ये है स्पिन ऑनली। ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है, ये होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एंगल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो सम होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। अब क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ रही है, अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट का क्या होता है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है। जब रोटेशन होती है तो मतलब वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे। और स्पिन कैसे होगा, दो तरीके से होगा, एक होगा क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग प्लस हाफ से डिनोट करते हैं, और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग माइनस हाफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट जब प्रोड्यूस करेगा तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। अब न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और ये जो ऑर्बिटल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है, सॉरी रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन करेगा, ऐसे घूमेगा। तो जब रिवॉल्व करेगा तो भी वो क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा, और करंट जब जनरेट करेगा तो उसका मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करंट का एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो सम होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के, दोनों का स्पिन, दोनों का टोटल होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब बात आती है 3D एलिमेंट्स की। 3D एलिमेंट्स हैव स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी तुमने देखा होगा कि जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैलकुलेट, जब हम लोगों ने अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 से कैलकुलेट किया, और जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो वैल्यूज काफ़ी आसपास आ रही है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए, और थोड़े बहुत एलिमेंट्स के लिए कम ज़्यादा हो रही है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल है, और ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी, सिर्फ स्पिन के फॉर्मूले से आ जाएगी।
स्पिन का फॉर्मूला क्या है, √n × n+2, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। और जब इन दोनों फॉर्मूलेस को ऐड करते हैं तब हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आता है। लेकिन 3D एलिमेंट्स के लिए क्या होता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होता है। जीरो के इक्वल है तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, जो टोटल डायपोल मोमेंट है, वो डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाती है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो अब रीजन आता है कि वाई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट जीरो, या जीरो के इक्वल या ऑलमोस्ट जीरो क्यों होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 3D सीरीज, सिर्फ ये 3D सीरीज का है। 4D 5D सीरीज में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो जब तुम इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो वहाँ पे तुम्हारा वैल्यू सही नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ 3D सीरीज के लिए ही एप्लीकेबल है। 4D एंड 5D सीरीज के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो आती है बिकॉज इट इज क्वेंच्ड बाय लिगेंड्स। अब जब ये जो आयंस है ये कुछ लिगेंड्स के साथ अटैच होते कंपाउंड्स होंगे, डायरेक्टली ऐसे Fe+3 तो वाटर में घूमेगा नहीं। अगर वो वाटर में है तो उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे और जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रखा है उनके साथ। ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियरली समझेंगे। तो जैसे ही ये मेटल आयंस कंपाउंड बनाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स मेटल और उसके बीच में आ जाते हैं। मेटल और लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन था तो ये इस इलेक्ट्रॉन ने लिगेंड के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, बॉन्ड बना लिया तो ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ये लिगेंड जो भी वाटर है जैसे H2O, तो ऑक्सीजन ने क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया इसके साथ। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को हिलने नहीं देता। मेटल के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इन्फ्लुएंस लिगेंड के पास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट नहीं, रिवॉल्व नहीं करेंगे तो उनकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं होगी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लिगेंड होते हैं वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचते हैं, जिसकी वजह से एक टेंशन में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो मूव नहीं कर पाते हैं, और इसलिए उनका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्वेंच्ड हो जाता है। सो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि सबका ऑलमोस्ट इधर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं, डोमेन्स बन जाते हैं, और वो डोमेन्स क्या करते हैं, जितनी आनी चाहिए थी कैलकुलेट करके √n × n+2 से, उतनी नहीं आती, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आती। क्यों आ रही है, क्योंकि ऑर्बिटल मैग्नेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू इसकी 1 पॉइंट समथिंग आती है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 पॉइंट, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 पॉइंट, 4 इलेक्ट्रॉन है 4 पॉइंट, 5 इलेक्ट्रॉन है 5 पॉइंट। ठीक है, और उससे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। 6 है तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक, तो ये तुम याद रखना कि डायरेक्टली भी तुम ध्यान रख सकते हो कि कितनी वैल्यू इसकी आएगी। ठीक, सो देर इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयन है मतलब मेटल के ऊपर +2 चार्ज है। इन एक्वस सोल्यूशन इफ इट इज एटॉमिक नंबर इज 25। तो मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, फिर उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो Mn+2 हो गया। इसका म्यू हमें निकालना है। सो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2। बट बिफोर डूइंग दैट हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मेटल था जिसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आएगी
S2 और इसके आगे मैंने वैलेंसी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 5 इधर, 4 5। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। सो म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2, और जो वैल्यू आएगी वो 5.9 के आसपास आएगी। ठीक है, निकाल के तुम देख सकते हो। अच्छा, पहले मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 7 म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 35, एंड वैल्यू 6 से 36 होता है, तो ऑब्वियसली म्यू की जो वैल्यू होगी वो 5.98 के आसपास होगी। अगर इसको 36 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 35 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5.98 या 9 के आसपास होगी। कितना था पीछे देख लेते हैं। 5.92, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच्ड है। सो एक और है कि कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। हमें स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। m+2 का निकालना है। z इज इक्वल टू 27। तो 27 किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। तो मेटल 27 है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d7 4s2। अब मेटल 2+ का मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जब भी तुम आयंस का निकालने बैठो उससे पहले मेटल का जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है पहले ही लिख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3d7 4s नॉट, ठीक है। अदरवाइज तुम इसके इलेक्ट्रॉन 25 कर दोगे, 25 करके तुम गलत ही नहीं लग दोगे, ठीक है। तो वो नहीं करना। अब 3d7 है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इधर तो 0 है। अब 3d में कितने बचे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गए? 3 आ गए। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी है? 3 है। नाउ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? अंडर रूट n इंटू n+2। सो म्यू एस कितना आएगा? 3 इंटू 3+2 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू जो होगी वो होगी 3.9 के आसपास, 9 या 7। देखो 16 आएगा तो 4 का स्क्वायर होता है। तो 3.9 के आसपास ही आना चाहिए। मैं इधर से देख लेता हूँ कितना आता है 3 का। 3.87। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 3.87। बाकी तो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आता होगा तो वो तुम वैसे निकाल लेना, ठीक है। और वैसे जो कई बार उसमें आता है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पे तो ऑप्शंस दे ही रखे होते हैं, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके निकाल लो कितने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। नाउ अब हमें क्या दिया है? अब यहाँ पे हमें दिया है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे रखे हैं हमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे रखे हैं, और इनकी मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखी है। तो इस पे से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं? इससे मैं बता सकता हूँ कि इसके पास क्या होंगे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे मैं बता सकता हूँ कि इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इधर से मैं बता सकता हूँ या तो इसके ऊपर 4 होंगे या फिर 5 होंगे। अब ये 5.3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 5.9 तो क्लियरली पता है कि वो होगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना है। तो पहले Mn इसकी बात करते हैं CN6 की। तो K4MnCN6, ठीक है। इसको मैं डिसोसिएट करूँगा तो ये हो जाएगा MnCN6 raised to power -4 + 4 K + I।
अब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने ली x और Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 into 6 which is equals to the overall charge which is -4. This implies x minus 6 is equals to -4. This implies x is equals to 4 इधर गया 6 इधर एक -4 है +6 +2. So ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2 हो गई. अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैसे हो सकती है देखते हैं कैसे हो सकती है. Mn+2 अगर है कंपाउंड तो इधर लिख दिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है Ar3d5 4s2 Mn की. और अगर Mn+2 मैं बना दूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar3d5 4s0. ठीक है. अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है और हमें क्या मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 5 पॉइंट समथिंग. लेकिन यहाँ पे जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो क्या करता है इनको पेयर अप कर देता है. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा. एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो आएगी √1 into 1 plus 2 √3 which is 1.73 के आसपास आएगी. ठीक है. सो 1.73 इज क्लोज टू 2.2 जिसका मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो उसकी वैल्यू कितनी आती है यहाँ देख लेते हैं. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो उसकी वैल्यू आती है 2.84. ठीक है. तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. मैंने बस जस्ट एज्यूम किया था जैसे हमें पता है. तो 2.8 के आसपास वैल्यू आती है तो उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है. सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि साइनाइड ने क्या किया है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया और पेयर करने के बाद हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है और यहाँ पे इसने D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बनाई है. ठीक है. ये चीज़ जो है ना कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं कैसे अनपेयर्ड रहते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे. बाकी तुमने 12th में पढ़ा ही होगा. ठीक है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड ये और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और यहाँ पे जब उसके 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हाई स्पिन का मतलब है कि हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो देखो दोनों ही Mn के कंपाउंड्स हैं और यहाँ पे Mn के कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक है और यहाँ पे Mn के कितने हैं 5 है. तो 5 है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या आएगा ऑब्वियसली हाई स्पिन आएगा. नंबर ऑफ स्पिन्स क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे. स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है S1 प्लस S2 सारे स्पिन कर दोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है जिनका स्पिन है 1/2 तो मतलब 5/2 स्पिन आ गया. ठीक है. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसकी हाई आ जाती है तो उसको हम लोग हाई स्पिन बोलते हैं. स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसकी कम आती है उसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इसको पूरा डिटेल में हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में करना ही है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले पहले ये चैप्टर खत्म करना. नाउ वी कम टू द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. ये बाकी ये भी कर लेना ज़रा. ठीक है. FeH2O और K2MnCl6 ये दोनों मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. इसमें तुम्हें क्या करना है ये लिखना. ठीक है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेना कि n कितना आ रहा है. n जितना भी आ रहा है उसको वैल्यू रख देना और यहाँ पे n कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है. ठीक है. फिर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को उस तरीके से अरेंज करना है जिस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स बना दे. तो आयरन का 5.3 आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आयरन D6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. तो इसमें क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बस तुम्हें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन दिखानी है यहाँ पे और बताना है लो स्पिन है हाई स्पिन है और ये भी क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. मतलब पेयर अप जो होता है वो तो पता नहीं है. क्या पेयर अप जो होता है जैसे मान लीजिए लाइनिंग में साइनाइड ने उसको पेयर कर दिया तो ये कंडीशन यहाँ भी आ सकता है क्या.
नहीं, तुम्हें पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है वो तो तुम इधर से देखोगे ना। तुम्हारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे जब कोई भी अनपेयर नहीं होगा? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 6 6 तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और तुम्हारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली नॉर्मल है, कोई पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग सिर्फ इसी केस में था। तुम्हें ये दिखाना है कि कैसे पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पेयरिंग तब होगी जब तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे। यहाँ पे वन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करा था, मैंने देख के बता दिया था। तो अगर मैं ये करता हूँ अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 2.2, दिस इम्प्लाइज एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 2.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2.2 का स्क्वायर कितना होगा? 4.84। ठीक है, अब इसको करोगे तो तुम्हारी वैल्यू निकल जाएगी। अब इसमें तुम ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दिया कि इतने होने चाहिए थे। ठीक है, और लास्ट में मुझे दिखाई दिया कि 2 नहीं है, 1 ही है, तो मैंने उसको 1 कर दिया था। मैंने ये कैलकुलेशन अवॉइड कर दी थी। लेकिन तुम ये कैलकुलेशन यूज़ करोगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे और बस उसको लिखोगे, और फिर तुम देखोगे पेयरिंग हुई है या नहीं। ऑब्वियसली दोनों केसेस में पेयरिंग नहीं हुई। ठीक है, यही क्वेश्चन हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी करने हैं। वहाँ पे दे रखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सारे यही क्वेश्चन आएंगे। हमें कंपाउंड दे रखा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, हमें बताना है कि कंपाउंड लो स्पिन है, हाई स्पिन है, पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और इसी से हम लोग देख के बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो हमें वहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, और यहाँ पे कंपाउंड्स का जो कलर होता है वो डी एलिमेंट वो होता है डी डी ट्रांजिशन की वजह से। अभी डी डी ट्रांजिशंस क्या होती हैं? जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG में। इसको हम लोग T2G बोलते हैं और इस EG। तो ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पे स्प्लिट हो गए और 3 ऑर्बिटल यहाँ पे स्प्लिट हो गए। ठीक है, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ये है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से एनर्जी लाइट गई, लाइट ने इसको एनर्जी दी, ये एनर्जी लेके वो कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर पहुँच जाता है। और जब वो ऊपर से वापस नीचे आता है तो फिर वो एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी है वो विजिबल रीजन में पहुँच जाती है। सो ये भी ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल है, और ये भी ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल है। तो इस टाइप की ट्रांजिशंस को हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशंस। तो ये जो मेटल होते हैं वो क्या शो करते हैं? डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जब ये 5 डी जनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी टूट जाती है, कुछ की कम हो जाती है, 3 की कम हो जाती है, 2 की ज़्यादा हो जाती है, जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और फिर यहाँ से T2G में से जो इलेक्ट्रॉन है वो EG में ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये एक्साइटेशन होती रहती है, और इनके एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है? कलर हमें दिखता है। तो रीज़न यही दिखाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस किस लिए होता है, क्योंकि ये कंपाउंड्स किस टाइप के शो करता है? डी डी ट्रांजिशन शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड का ऑरेंज कलर है, इसका ग्रीन कलर है, सी ग्रीन कलर है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का स्काई ब्लू कलर होता है। तो इसका सोडियम क्रोमेट का येलो कलर होता है। सो ये क्रोमियम ही 10-15 कलर दिखा देगा। आयरन के बहुत सारे कंपाउंड, सबके कंपाउंड के अलग अलग कलर होते हैं। FeSO4 येलो कलर का होगा, तो FeCl तो ग्रीन कलर का होता है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाते हैं, फिर हायर से वापस लोअर पे जाते हैं। और जब ये हायर से वापस लोअर पे जाते हैं तो ये काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो कहाँ पहुँच जाती है?
विजिबल रीजन में, और जिसकी वजह से ये कंपाउंड शो करते हैं। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ कंपाउंड्स है लाइक स्कैंडियम, जिसमें स्कैंडियम का +3 है, टाइटेनियम जिसमें टाइटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन, मैग्नीज जिसमें Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड जिंक। वैसे ये लाइट पिंक है, मैं बता दूं पहले, बहुत ही हल्का पिंक कलर है ये। मैग्नीज के कंपाउंड पिंक होते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के पिंक होते हैं। और इन ये पिंक क्यों होते, सॉरी, हल्के पिंक क्यों होते हैं? इसके जो मोस्टली कंपाउंड है वो तो सारे ही बहुत ही ज़्यादा हल्के कंपाउंड्स होते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू। ठीक है, KMnO4 को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं इसके बहुत ही हल्के पिंक होते हैं, और KMnO4 बहुत ही ज़्यादा डार्क वायलेट होता है, Zn+2। अब हम लोग देखेंगे कि हमें कंपाउंड्स दिख रहे हैं जिनका कोई कोई कलर ही नहीं है। तो स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D0 है। तो d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली वो एक्साइट तो हो ही नहीं सकते। एक्साइट नहीं होंगे तो वो एनर्जी भी रिलीज नहीं करेंगे, लाइट भी रिलीज नहीं करेंगे। सो स्कैंडियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D0 है, तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो एक्साइट नहीं हो सकते। टाइटेनियम +4, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। जिंक +2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर जाने की जगह ही नहीं है। अब मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, स्कैंडियम कलरलेस कंपाउंड दिखाता है, टाइटेनियम कलरलेस दिखाता है, और जिंक कलरलेस कंपाउंड दिखाता है। ठीक है, तो अगर मैं स्कैंडियम जिंक की बात करूँ तो जिंक में D10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये है T2G और ये है EG। यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो ऑर्बिटल है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से यहाँ से एक्साइट होकर वो ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर तभी जाएगा अगर ऊपर जगह होगी, और ऊपर वाले ऑर्बिटल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये कलर शो नहीं करेगा। स्कैंडियम में क्या है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, ये D0 का। तो जब D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है तब कोई भी कलर दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। नाउ वी कम टू द Mn+3, जिसका कलर तो वॉयलेट होता है, मतलब Mn+3 में जो कलर है वो वॉयलेट है, और Mn+2 का पिंक कलर है, और ये इतना लाइट पिंक है, इतना ज़्यादा लाइट पिंक है कि ये सिर्फ वाइट ही दिखता है। ठीक है, अभी तुमने फोटो में देखा कि इतना लाइट पिंक है कि कलर कैसा दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो अगर मैं Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो वो होती है D5 कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर तो जा सकता है, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर वो आके ऐसा हो जाएगा। एक्साइटेशन करता हूँ मैं, एक दो, एक दो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये है Eg और ये T2G। तो T2G में 3 थे, Eg में 2 था। यहाँ पे T2G में 2 है और Eg में 3 है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो Eg में जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इनका स्पिन क्या है, सेम ही है। तो सेम स्पिन एक ऑर्बिटल में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। ये जो ट्रांजिशन D5 में हुई है ये अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका स्पिन सेम रह जाएगा, और अगर उसका स्पिन सेम रह गया तो वो पॉसिबल नहीं है, वो ट्रांजिशन ऐसी ट्रांजिशन नहीं होती। सो इट इज लपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो लपोटे ही वाज
पता नहीं साइंटिस्ट का नाम है शायद, उसने ये बताया था कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन वही होती हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन आर पॉसिबल, और स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पिन चेंज नहीं होता। तो मैं एक बार तुम्हें इसको डिटेल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा केस है Mn+2 का, लेकिन Mn+3 कलर शो कर रहा है, वॉलेट कलर शो कर रहा है। तो Mn+3 में D4 होगा, तो 1 2 3 4। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आराम से पहुँच जाएगा। मुझे इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर से शो करना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये वाली जो ट्रांजिशन है, दिस इज नॉट अलाउड, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। ये ट्रांजिशन अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते। एक का स्पिन प्लस हाफ होगा, दूसरा का स्पिन माइनस हाफ होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों के क्वांटम नंबर, चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम आ जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये ट्रांजिशन नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी ट्रांजिशन ज़रूर होती है जिसमें इसका जो स्पिन होता है वो उल्टा हो जाता है। तो अगर मेरे पास 10⁻6 मॉलिक्यूल है, 1 मिलियन मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से 10⁻6 मॉलिक्यूल में से 10⁻1 मॉलिक्यूल होगा जो उल्टी ट्रांजिशन कर जाएगा। नीचे लिखते हो। तो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं जो इस तरीके की ट्रांजिशन करें, लेकिन फिर भी उसमें से एक ना एक ऐसा निकल जाता है जो इस तरीके की ट्रांजिशन कर जाता है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन है इसमें स्पिन चेंज हो गया, स्पिन जो पहले ऐसे था उसका क्या हो गया, स्पिन चेंज हो गया। तो यहाँ पे स्पिन हैज चेंज्ड। इस टाइप की ट्रांजिशन क्या होती है, फॉरबिडन होती है। फॉरबिडन का मतलब होता है कि ये ट्रांजिशन नहीं होती है। लेकिन फॉरबिडन का केमिस्ट्री में ये मतलब है कि, या इस चैप्टर में ये मतलब है कि ये ट्रांजिशन होंगी लेकिन बहुत कम होंगी, लाइक 1 in 1 मिलियन। तो तुम्हारे पास 10⁻6 मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल उल्टा ट्रांजिशन कर देगा। जब वो उल्टा ट्रांजिशन करेगा और वो वापस आएगा तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा, और अगर वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो मतलब क्या हुआ, वो कलर शो करेगा। तो ये वाले जो ट्रांजिशन है ये शो कर देते पिंक कलर, ठीक है। लेकिन 10⁻6 मॉलिक्यूल में से एक कर रहा है, इस वजह से इसका जो कलर होता है वो होता है वेरी लाइट पिंक। इतना हल्का कलर होता है कि हमें प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देता है, वाइट ही लगता है। अब Mn+3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है +3 में। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है। अब ये वापस आएगा तो ये हमें पर्पल कलर शो करेगा, वॉयलेट या पर्पल कलर शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, KMnO4। वॉयलेट कलर से ही लिखते हैं। KMnO4 का होता है डीप पर्पल कलर, लेकिन इसमें Mn क्या है, +7 है और D नॉट कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे तो D इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये कलर क्यों शो कर रहा है? ये कलर इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक। तुमसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि KMnO4 D नॉट कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है और उसका इतना ज़्यादा डीप कलर होता है
कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो कलर ब्लैक दिखता है, कम कर दोगे तो पर्पल दिखेगा, और कम कर दोगे तो वो मैजेंटा हो जाएगा, और कम कर दोगे तो पिंक कलर शो करता है। सो उसका एक हल्का सा KMnO4 का मॉलिक्यूल पूरे सोल्यूशन को पिंक कर सकता है। इतना डीप पर्पल कलर KMnO4 कहाँ से लेके आता है, जबकि उसके पास कोई डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे होता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज को देता है, और जब चार्ज ट्रांसफर होता है वहाँ पे जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर्स वहाँ पे शो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है KMnO4 जिसका कलर DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि अमंग दीज ऑफ द फॉलोइंग कौन सा DD ट्रांजिशन शो नहीं करता है। ठीक है, तो तुम KMnO4 का आंसर दे सकते हो। टाइम हो गया है, हाँ, कल करते हैं बाकी का। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं तो वो हम लोग कर लेंगे, और कल परसों छुट्टी है ईद की। ठीक है, मंडे को मिलेंगे।